हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं निर्मल आप सबका दी एनवी क्लासेस में स्वागत करता हूं। हमारी एक सीरीज चल रही है लुसेंट की, जिसमें हम दो सब्जेक्ट लेके चल रहे हैं। एक है एंशिएंट हिस्ट्री और दूसरा है इंडियन पॉलिटी। ये वाली जो क्लास रहेगी वो रहेगी इंडियन पॉलिटी की, और एक क्लास आपकी एंशिएंट हिस्ट्री की हो चुकी है। ठीक है, चलो समझते हैं इंडियन पॉलिटी। आज क्या पढ़ना है सर? आज हमें पढ़ना है भाग यानी पार्ट्स और शेड्यूल। दो चीज हमें पढ़ना है। क्या पढ़ना है? पार्ट्स यानी भाग, और शेड्यूल यानी अनुसूची। दो चीजें आज हमें कंप्लीट करना है। भाग में इतना समय नहीं लगेगा, बट अनुसूची में आपका कम से कम 30 से 40 मिनट जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है और हर एक अनुसूची को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए पहले क्या पढ़ते हैं? पहले अपन पढ़ते हैं अनुसूची। ठीक है, चलिए मैं 1 मिनट में आया। चलिए ठीक है, हाँ पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं? अनुसूची पढ़ते हैं। चलो, तो पहले ये समझो कि जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, यानी जो वास्तविक संविधान था, अब तो चेंजेस आ चुके हैं बहुत सारे। उस समय कितनी अनुसूचियां थी? उस समय थी टोटल 8। कितनी थी? टोटल 8। और वर्तमान में देखोगे तो कितनी अनुसूची हो चुकी है? 12। कितनी हो चुकी है? 12 हो चुकी है। फिर से बोल रहा हूं मैं, क्वेश्चन समझो। जो वास्तविक संविधान था यानी जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, उसमें हमारी 8 अनुसूची मेंशन की गई थी। लेकिन आज टोटल कितनी अनुसूची हो चुकी है? टोटल 12 अनुसूची हो चुकी है। ठीक है, इतना क्लियर है? चलो एक एक करके समझते हैं। 12 की 12। पहले समझो फर्स्ट शेड्यूल। कहाँ तो दिख रहा है? यहाँ तो दिख रहा है, यहाँ से दिख रहा है ना। चलो फर्स्ट समझो, फर्स्ट शेड्यूल समझते हैं ना क्या है। तो एक एक करके लिखूंगा बोर्ड पर, है ना सभी। तो पहले क्या लिखा? पहले शेड्यूल में लिखा है हमारे इंडिया का नाम, है ना। मतलब इसमें क्या लिखा है? सिर्फ ये नाम लिखा, इसमें नेम लिखा किसका? हमारा संघ का और राज्य का। यानी इसमें नेम लिखा है किसका? यूनियन का एंड स्टेट का। ठीक है इतना? हाँ, और समझो। हमारी पहली अनुसूची में, भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में क्या कहा गया है? ये कहा गया है कि जो इंडिया है, इंडिया क्या होगा? यूनियन होगा। इंडिया क्या होगा? यूनियन होगा। सर यूनियन क्यों कहा? कुछ तो रीजन होगा इसके पीछे। देखो, यूनियन के पीछे बहुत बड़ा रीजन है। सर कैसे? जो यूनियन का मतलब होता है कि यहां पर किसी भी राज्य को इजाजत नहीं है कि भारत से अलग हो जाए। ना ही हमने राज्यों से कोई एग्रीमेंट किया है कि हम क्या बन जाए? यूनियन बन जाए। ऐसा कुछ नहीं है, है ना। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं? इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट भी बोलते हैं, क्योंकि भारत क्या है? यूनियन है। ठीक है, मतलब किसी भी राज्य को भारत से अलग होने की परमिशन या इजाजत नहीं है। अच्छा, नाम का क्या है? देखो, हमारे पहले फर्स्ट शेड्यूल में दोनों बोला कि इंडिया का नाम इंडिया भी होगा और क्या होगा? भारत भी होगा। इंडिया दैट इज भारत, ये लिख दिया क्लियर। यानी देखो, कुछ पुराने लोग तो बोले भारत रखो, कुछ बोलते हैं भाई इंडिया रखो। उन्होंने बोला नहीं, हम दोनों रख देते हैं। इंडिया दैट इज भारत, यानी इंडिया भी होगा और वो इंडिया क्या होगा? भारत भी होगा। क्लियर लिख दिया हमारे संविधान में। तो यदि किसी भी राज्य का नाम चेंज करना हो तो उसमें किस में संशोधन करना पड़ता है? पहले शेड्यूल में संशोधन करना पड़ता है। या किसी राज्य का बनाना, केंद्र शासित प्रदेश का बनाना, या 2 बनाना, 3 बनाना, जो भी करना हो, आप कहाँ चेंजेस करोगे? फर्स्ट शेड्यूल में चेंजेस करोगे। है ना क्लियर है? चलो ठीक है। जैसे एक 29वां राज्य बनाया गया था हमारे देश में, 29वां वैसे बोल रहा हूँ, जब वो बनाया गया था 29वां था 2014 में, जब 29वां राज्य बना था तेलंगाना। अभी 29वां क्यों बोल रहा हूँ बता दूंगा, ठीक है। कब बोल रहा हूँ? 2014 में, थोड़ा सा पास्ट में पढ़ा रहा हूँ, है ना। 2014 में तेलंगाना राज्य का गठन किया गया था, तो वो कहाँ जोड़ा गया था? शेड्यूल में। बट अभी वर्तमान में 2019 में हमने संशोधन कर दिया। संशोधन करके हमने जो जम्मू कश्मीर राज्य था उसको यूनियन टेरिटरी में बदल दिया। ठीक है, और दादरा नागर हवेली और दमन दीव को मर्ज कर दिया।
तो आज की तारीख में टोटल स्टेट कितनी है, वो है 28 और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, 8। देखो मैं कोचिंग में गया था पढ़ा रहे, वहां मैंने लगभग सभी बच्चों से एक ही सवाल पूछा कि बताओ हमारे देश में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। सबका जवाब क्या आया, किसी 7 या किसी का 9। मतलब वो लोग अपडेट ही नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ कितने केंद्र शासित प्रदेश है, 8। वो या तो 7 बोले बच्चों ने या तो 9 बोले। उनको पता नहीं कि दमन दियो दादर नगर हवेली का मर्जर हो गया, क्यों नहीं पता, समझ गए, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, ये होगा हमारा पहला शेड्यूल। दूसरा पढ़ते हैं, ठीक है। सेकंड में क्या लिखा सर, पहले मैं देख लूँ कहाँ तक आ रही स्क्रीन, अपनी पता चल रहा है, यहाँ तक आ रही, ठीक है, पूरा आ रहा। चलो समझते हैं। और सेकंड बोलता है कि इसमें प्रावधान क्या लिखे हैं, समझो पहले तो इसमें प्रोविजन लिखे हैं, पहले यहाँ पे लिखो सेकंड शेड्यूल, दूसरी अनुसूची। इसमें क्या प्रावधान लिखे, इसमें प्रावधान लिखे किससे संबंधित है, अलाउंस, सैलरी और प्रिविलेज, यानी क्या क्या शक्तियां मिलेगी, क्या क्या मिलेगा, सैलरी वगैरह, ये सारा किस मिलेगा सेकंड शेड्यूल में। सर किसको, मुझे नहीं सर, किस किस को, यहाँ लिखो, यहाँ पर लिखा किस किस का, किसके बात हो रही, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, किसका लिखा, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट, केक सीएजी के, लोकसभा का स्पीकर, वो किसका, जज, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के दोनों के जज, इनके अलाउंस, सैलरी, प्रिविलेज, इनको क्या मिलेंगे, ये सारा, ये कौन बात करता है, सेकेंड शेड्यूल बात करता है। सर आपने 2 चीज बोल गए, पीएम और सीएम, नहीं पीएम और सीएम इसमें कवर नहीं है, ठीक है। चलिए ये होगा अपने 2 शेड्यूल कंप्लीट। पहला शेड्यूल किससे संबंध है बताओ, नाम से, और क्या लिखा है इसमें, यूनियन ऑफ द स्टेट, और क्या लिखा है, इंडिया दैट इज भारत। यदि कोई भी चेंजेस करना का चेंजेस करोगे, फर्स्ट शेड्यूल नाम वगैरह चेंज करना हो तो शेड्यूल, सेकेंड शेड्यूल, ठीक है। इसमें क्या लिखा है, अलाउंस, सैलरी, प्रिविलेज लिखे किसके, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, के, लोकसभा का स्पीकर और जज, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज और भी लिखे हुए हैं, अपने इतने याद रखना, ठीक है। बस यार इतना रखना आपको, वैसे तो भाई ये भी आता है। क्या बताओ, मुझे बताओ सेकेंड शेड्यूल में इसमें से कौन कवर नहीं है, तो आंसर क्या आता है आपका, मान लो इसमें पीएम लिख देते हैं, ये 4 ऑप्शन है तो पीएम लिख दो, पीएम इसमें कवर नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम समझते हैं थर्ड शेड्यूल, फर्स्ट सेकंड, अब हम चलते हैं थर्ड। बोर्ड थोड़ा सा छोटा पड़ जाता है बस, बाकी कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए समझते हैं थर्ड शेड्यूल। थर्ड शेड्यूल बात करता है किसकी, शपथ यानी ओथ की। सर किस किस की ओथ, घर वालों की ओथ, भाई बहन की ओथ, संविधान में सभी पदों की ओथ, किसकी, संविधान की बात हो रहा है, संविधान के बारे में बात करो बस, है ना। किस किस की ओथ देखो मेरे पास लिखा हो, पूरा छाप के लाया मैं तो, है ना, कोई इतना अपन बोलनी है अभी, है ना, ज्ञानी। कैबिनेट की ओथ, किसकी ओथ, कैबिनेट मिनिस्टर की ओथ, है ना। उसको केक, इसको भी शपथ किसके तहत दिलवाई जाएगी, थर्ड शेड्यूल के तहत दिलवाई जाएगी। हाँ, जितने भी एमपी से, मैंने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, और जितने भी एमएलए हैं उनकी ओथ, उनकी शपथ, और जितने भी मंत्री है, यूनियन एंड स्टेट मिनिस्टर, उनकी शपथ, ठीक है। और किसकी शपथ कवर की गई, हाँ, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज, जज ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, इन सब की शपथ कहाँ कवर की गई है, थर्ड शेड्यूल में कवर की गई है, ठीक है। समझो इसमें किस किस की कवर नहीं की गई सर, ये बताओ। नॉट कवर्ड, ब्लैक पेन से लिखो इसमें, नॉट कवर्ड, स्पेशली याद रखना ना, पीएम, सीएम, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। सही, ये को छोड़ दिया आपने, सुनो, इन सबको शपथ कौन दिलवा रहा है, या तो गवर्नर या तो फिर प्रेसिडेंट, और पीएम सीएम तो कवर है ही नहीं, क्योंकि पीएम सीएम पहले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के शपथ लेंगे ना, तो ले रहे हैं ना वो, यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है। इसमें कवर नहीं होती पड़े ना, इसमें कवर नहीं की जाती थर्ड शेड्यूल के तहत, ठीक है। अब समझते हैं फोर्थ शेड्यूल, ठीक है। फोर्थ एक एक चीज डिटेल में पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। शेड्यूल क्या करते हैं, सब ऊपर से बता के निकल जाते हैं पतली गली से, है ना। अपन मोटी गली में आ गए हैं,
चलो फोर्थ समझते हैं। फोर्थ किससे संबंध है सर? फोर्थ है राज्यों को राज्यसभा की सीट से, राज्यसभा की सीट, समझो, सभा लिख लो, है ना। जो राज्यसभा को के अंदर राज्यों को कितनी सीटें मिली है वो कहाँ कवर किया गया है? चौथे शेड्यूल में, चौथी अनुसूची में कवर किया गया है। जैसे मध्य प्रदेश को कितनी मिली है, यूपी को कितनी मिली है, एमपी को कितनी मिली है, सारी सभी सीटों को कवर कहाँ किया गया है? राज्यसभा सॉरी फोर्थ शेड्यूल में किया गया है। समझ में आ गया? हाँ सुनो, यदि राज्यसभा का चुनाव करवाना तो कैसे करवाते सर? बताओ, तुम बताओ, चलो लगाओ दिमाग। आप बोलो डायरेक्ट, गलत। राज्यसभा का इलेक्शन होता है इनडायरेक्ट, वो भी राज्यों वाइज होता है, स्टेट वाइज। सर कैसे? क्या होता है, हर 6 साल में रिटायर होते हैं। मान लो जिस राज्य से रिटायर होता है उस राज्य में क्या होगा? चुनाव होगा। उस चुनाव में पार्टिसिपेट कौन करेंगे? उसी राज्य के एमएलए। इसमें कॉमन सेंस लगता है। सर कैसी गणित? कॉमन सेंस कैसी गणित लगती है? गणित ये लगती है, यदि मान लो किसी पार्टी के एमएलए ज्यादा है, तो यदि उस पार्टी का कोई कैंडिडेट राज्यसभा की सीट के लिए गया है तो जीतने की इसकी प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा रहती है। ये गणित व्यक्ति राज्यसभा में लगती है ना। ठीक है, चलो आप समझते पांचवा। अच्छा, पांचवा क्या बोलता है? फिफ्थ शेड्यूल। फिफ्थ शेड्यूल ये बोलता है कि, सॉरी, ये बात करता है कि शेड्यूल एरिया में प्रशासन कैसे चलाया जाएगा। शेड्यूल एरिया में, जैसे शेड्यूल मतलब क्या होते हैं? ट्राइब्स, जो सॉरी शेड्यूल मतलब आपका जो अनुसूचित एरिया है, अनुसूचित क्षेत्र है, उनमें जो भी प्रशासन होगा वो किस प्रकार से चलाया जाएगा, ये कहाँ लिखा है? हमारा पांचवें शेड्यूल में लिखा है। हाँ, इसमें एक आर्टिकल भी कवर होता है, आर्टिकल 244। इसमें बात करता है कि ऐसे कौन कौन से राज्य कहाँ पर, जहां पर अनुसूचित, जो क्या है, अनुसूचित क्षेत्र है, और जहां पर शेड्यूल फिफ्थ के अकॉर्डिंग प्रशासन चलाया जाएगा। कौन कौन से राज्य ऐसे? एक मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, उसके बाद आपका गुजरात है, झारखंड है, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये 9 राज्य। ठीक है, लिख दूं क्या यहाँ पर? चलो लिख देता हूँ। पहला है राजस्थान, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है गुजरात, चौथा है उड़ीसा, पांचवा है आपका आंध्र प्रदेश, चारों कौन से रह गए? झारखंड। एक दो हो सकता है मैं ना लिख पाऊँ ना। झारखंड हो गया, झारखंड हो गया, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, सॉरी, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। ये हो गया अपने एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, 8 हुए। तो और कौन सा बोल रहा हूँ मैं? हाँ, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात। अच्छा, राजस्थान, गुजरात, चलो ठीक है, इतना रखो। एक आध याद आ गया तो बता देंगे। ठीक है, चलो इतने मुझे याद आ रहा है अभी। 1 2 3 4 5 6 7 8, एक और कौन सा रह गया? चलो ठीक है, देखते हैं बाद में ना, उसको निपट लेंगे। तो समझ में आ गया। अब हम समझते हैं छठा शेड्यूल। पांचवें में क्या लिखा है? पांचवें सिंपल समझो, अनुसूचित क्षेत्र में जो प्रशासन चलेगा किस प्रकार से चलेगा, ये कहाँ लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है हमारे शेड्यूल नंबर 5 में। ठीक है, अब समझते छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां। 12 शेड्यूल है अभी। पार्ट्स की क्लास में देखूंगा और कभी, यदि आज हो गए तो अच्छी बात है। चलो अब समझते छठा शेड्यूल। छठा भाग करता है किसकी? ट्राइबल एरियाज की। ये ट्राइबल एरिया में जो जनजातीय क्षेत्र होते हैं उनमें किस प्रकार से एडमिनिस्ट्रेशन चलेगा, यानी प्रशासन चलेगा। ठीक है, तो सर इसमें कितने राज्य कवर किए गए? इसमें टोटल 5 राज्य कवर किए गए। कौन कौन से सर? पहला है असम, दूसरा है मेघालय, हाँ इसमें वो गलती होती है, मैंने वो गलती करी स्टार्टिंग में ना। दूसरा है मेघालय, तीसरा है मिजोरम, चौथा है आपका त्रिपुरा, पांचवा है आपका, पांचवा कौन सा है? वेस्ट बंगाल, दार्जिलिंग बोलते हैं इसको ना, दार्जिलिंग पांचवा आपका कवर इसमें किया गया है। समझो, वैसे तो 4 ही थे, बाद बाद में इसको जोड़ दिया 107 संविधान संशोधन करके ना। असम, मेघालय,
त्रिपुरा, और इसको ऐसे याद रख सकते हैं। देखो कैसे याद रखोगे इसको यार, तुम बताओ, ये क्या कर गया? चलो इसको कैसे याद रखोगे समझो। ए एम एम टी, या ऐसे याद रखो, कुछ भी ऐसे ट्रिक बना सकते हो टेम करके। दार्जिलिंग तो वैसे मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, अभी उसको देखना पड़ा, कंफर्म करूंगा उसको। दार्जिलिंग का तब लिखा नहीं किताबों में, सिर्फ मेरे पास लिखा हुआ है ना। दार्जिलिंग कब किया गया था ऐड? 107 संविधान संशोधन करके। हाँ, पूरे राज्य में नहीं, सिर्फ दार्जिलिंग में। कहाँ पर है? सिर्फ दार्जिलिंग में। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं 7वां शेड्यूल। अब हम पढ़ेंगे कौन सा? 7वां। अच्छा ये याद होगा, छठा कौन कौन सा राज्य? असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। 3 पुरा थे, मेघा, मिजो, असम। 3 पुत्र के साथ रखो, 3 पुत्र, 3 पुत्र पुत्री, मेघा, अस, मिजो। देखो मेघा, राम, असम, कुछ भी ट्रिक बना सकते हो, तुम समझदार हो, है ना। चलो ये छठा कंप्लीट होगा, 7वां करते हैं। 7वां, 7वां में क्या है सर? 7वां किया गया है सेपरेशन ऑफ पावर। क्या दिया गया, क्या किया गया है इसके अंदर? सेपरेशन ऑफ पावर किया गया है। पावर का सेपरेशन किया गया है। अरे हाँ, हमारे भारत क्या है? फेडरल है। मतलब यहाँ पर सभी को पावर्स मिली है, चाहे वो पंचायत हो, चाहे वो राज्य हो, चाहे वो संघ हो, यानी सेंटर हो, सभी को यहाँ पर क्या दी? पावर दी है। तो हमारे यहाँ 3 लिस्ट है, कौन कौन सी? 3 विषय, सॉरी, हाँ 3 लिस्ट वो बोलते हैं। पहली है यूनियन, दूसरी है स्टेट, और तीसरी कौन सी है? कॉन्कुरेंट। और एक लिस्ट और है रेजिडरी की, समझो। यूनियन में कौन कानून बना सकता है? सिर्फ केंद्र, मतलब जो भी देश से संबंधित सब्जेक्ट है या इंपॉर्टेंस है, लाइक कम्युनिकेशन, डिफेंस, इस पे कानून कौन बनाता है? केंद्र। स्टेट, जो स्टेट लेवल के हो, जैसे पुलिस, उस पर कानून को बनाती है राज्य। कॉन्कुरेंट में कानून कौन बनाते हैं? स्टेट प्लस सेंटर दोनों मिलकर क्या बनाती है? इस पे कानून बनाती है। बस चलती किसकी है? पापा जी की चलेगी। पापा जी कौन है? सेंटर। हमेशा किसकी चलती है यहाँ पर? सेंटर की चलती है। फिर भी रेजिडुअल, यदि तीनों, जो तीनों में कवर नहीं हो, किस में रख दिए? रेजिडुअल में। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शाबाश। फिर समझो, छठा में क्या पढ़ा था? ट्राइबल एरिया। चलो रिवाइज करते हैं। पहले में क्या पढ़ा था? नेम, दूसरे में सैलरी अलाउंस, तीसरे में शपथ, चौथे में राज्यसभा, पांचवें में क्या था? शेड्यूल एरिया, छठे में क्या है? ट्राइबल एरिया। अब पढ़ते हैं 7वां। अब पढ़ेंगे अपन 7वां। 7वां होगा ना? हाँ, 7वां कौन सा था? सेपरेशन ऑफ पावर। अब पढ़ेंगे 8वां। 8वां थोड़ा सा आपका बड़ा है, ठीक है। 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां थोड़े से बड़े हैं, अब इनको ध्यान से समझना भी है ना। 9वां भी थोड़ा सा मैं शॉर्ट में पढ़ाऊंगा। अभी आपको एक टॉपिक पढ़ाऊंगा अलग से, बेसिक स्ट्रक्चर का, उसमें आपको पढ़ाऊंगा, फिर बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर वो क्लास का 1-1.5 घंटे की खींच जाएगी बहुत, है ना। इसलिए अभी हम उसको खींचेंगे नहीं ज़्यादा। ये तो 2-2 मार्क का क्यों लेके घूम रहा हूँ मैं। हाँ चलो समझते हैं। 8वां शेड्यूल, 8वां शेड्यूल, देखो जो 8वां शेड्यूल ना, ये बात करता है किसकी? लैंग्वेज की। मतलब कितने भारत, मतलब भारतीय संविधान ने कितनी लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज किया है। तो पहले सिर्फ 14 लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज किया था। कितनी लैंग्वेज को? 14 लैंग्वेज को। आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं कौन कौन सी 14 लैंग्वेज है ना। जैसे आप बाकी लैंग्वेज याद करोगे तो 14 लैंग्वेज भी आपको याद हो जाएंगे, इससे कोई दिक्कत नहीं है। फिर सुन लो, असम, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, उसके बाद मराठी, उड़िया, संस्कृत, तमिल, पंजाबी, उर्दू और तेलुगु। ये सारे कैसी लैंग्वेज है? कॉन्स्टिट्यूशनल यानी शेड्यूल लैंग्वेज है। ये टोटल कितनी थी? 14। बट धीरे धीरे और भी ऐड होती गई। जैसे कौन सी ऐड हुई सर? तो सबसे पहले ऐड करने के लिए एक संविधान संशोधन किया गया। कौन सा? 71st, यानी 71वां संविधान संशोधन किया गया। ये किया गया था आपका 1967 में किया गया था, देख लेना है ना। चलो इसमें 3 लैंग्वेज जोड़ी गई। कौन कौन सी लैंग्वेज जोड़ी गई? इसमें एकमात्र लैंग्वेज जोड़ी गई, वो थी आपकी सिंधी, है ना। कौन सी? मैंने गलत बता दिया, सॉरी गलत बता दिया। हाँ, एक संविधान संशोधन किया था, 15वां संविधान संशोधन, और 15 संविधान संशोधन करके
मैं पता नहीं क्या हो रहा है, चलो समझो फिर से। 21वां संविधान संशोधन किया गया। 21वां संविधान संशोधन करके 15वीं लैंग्वेज जोड़ गए, उसका नाम क्या, सिंधी। क्या नाम था, सिंधी। कभी से भी वैसी गलती है यार, माफ कर दिया करो ना, माफ कर देना, मन बहक गया था है ना, 1-2 मिनट के लिए। हाँ चलो, फिर एक और संविधान संशोधन किया गया 71st, उसमें 3 लैंग्वेज जोड़ी गई। तो 3 लैंग्वेज कौन सी थी, 16वीं कौन सी थी, मणिपुरी। मणिपुरी। 17वीं कौन सी थी, नेपाली। और 18वीं कौन सी थी, कोंकणी। 18 कौन सी थी, कोंकणी थी, ठीक है। फिर एक और संविधान संशोधन किया। देखो अभी तक कितने हो गए, तो सॉरी, कितनी लैंग्वेज होगी टोटल, अभी तक 18। 14 थी, 15वीं कौन सी थी, सिंधी। हाँ सीधी है, सीधी बोलते हैं उसको, सिंधी बोलते हैं ना उसको। चलो, 16वीं कौन सी थी, मणिपुरी। 17वीं कौन सी थी, नेपाली। 18वीं कौन सी होगी, कोंकणी, ठीक है। चलो, अब एक और संविधान संशोधन होगा 92, 92nd संविधान संशोधन करके 4 लैंग्वेज और जोड़ गए। कौन कौन सी, बोडो, डोंगरी, सॉरी पहले लिखो मैथिली, पहले लिखो मैथिली। मैथिली कहाँ बोली जाती है, बिहार में। कहाँ बोली जाती है, बिहार में। दूसरे लिखो बोडो, बोडो कहाँ बोली जाती है, असम में। बोडो कहाँ बोली जाती है, असम में। फिर लिखो संथाली, संथाली ये बोली जाती है यार छोटा नागपुर के प्लेटू में, झारखंड छत्तीसगढ़ का पता मुझे जहाँ तक याद है। वो डोंगरी, डोंगरी आपकी जम्मू कश्मीर में बोली जाती है, ठीक है। डोंगरी ये बोली जाती है जम्मू कश्मीर में, ठीक है। चलो ये हो गए टोटल करके पूरी 22 लैंग्वेज। और 22 लैंग्वेज हमारी रिकॉग्नाइज की गई किसके द्वारा, आपकी संविधान के द्वारा। हाँ, नेपाली स्पेशली याद रखना, नेपाली में कंफ्यूज होते बच्चे। अभी मैंने एक पेपर आया था मेरे पास क्लास 10 का सीबीएसई बोर्ड का, उसमें नेपाली दिया गया है शेड्यूल लैंग्वेज में। और एमसीक्यू उसमें आया था क्वेश्चन कि इसमें से कौन सी शेड्यूल लैंग्वेज नहीं गई। 2 ऑप्शन थे उसमें, एक भोजपुरी था और नेपाली भी था। तो बच्चों ने नेपाली टिक कर दिया कि नहीं है, जबकि आंसर क्या था, भोजपुरी। ऐसे 2 लैंग्वेज जो अभी तक शेड्यूल लैंग्वेज नहीं है, कौन कौन सी नहीं है। तो उसको एक काम करो, उसको अच्छे से लिख लो नोट करके, कौन सी 2 भाषा नहीं है, नोट करके लिखो उसको, राजस्थानी और भोजपुरी। 2 शेड्यूल लैंग्वेज नहीं है, कंफ्यूज मत होना प्लीज। 22 लैंग्वेज कौन कौन सी हो गई, 14 जो मैंने बताई, 15 सिंधी, फिर नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, फिर मैथिली, संथाली, मैथिली, संथाली, बोडो और डोंगरी। ये कौन सी कितनी लैंग्वेज होगी टोटल, 22 लैंग्वेज आपकी हो गई, ठीक है। चलो अब हम समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे, अब हम बढ़ेंगे 9वां, सबसे टिपिकल, सबसे टफ कहूंगा मैं, क्योंकि इसको पढ़ाने के लिए चाहिए थोड़ा सा पेशेंस, है ना, सब्र वाली चीज चाहिए। जैसे अभी सब्र खो दिया था मैंने, तो कुछ भी बता रहा था, 15-16 कर दिया था, होता है कभी सब यार, ठीक है। चलो आप समझते हैं क्या हुआ था कि नवा संविधान संशोधन क्यों लाया गया। देखो क्या हो रहा था कि सरकार चाहती है कि हम करें कुछ विकास कार्य, और हमारे पास क्या रहे, थोड़ी शक्ति ज्यादा रहे, क्योंकि भैया मौलिक अधिकार भी लोगों को मिले हुए थे। सब लोग भैया पिटीशन लगाए जा रहे थे। तो सरकार ने भी सोच लिया कि हमें भी कुछ करना पड़ेगा। सरकार ले हुई पहला संविधान संशोधन 1951 में, पहला संविधान संशोधन लिया। वो चाहते थे कि ये जो जमींदारी सिस्टम है उसको खत्म करें अपन, क्योंकि उस समय जमीन बहुत बड़ा मैटर था भाई, विकास कार्य नहीं हो पा रहे यार, जमींदारी सिस्टम आ गया ऊपर से, तो विकास कार्य भी नहीं हो पा रहे। तो पहला संविधान संशोधन करके फर्स्ट अमेंडमेंट कर किया कब, 1951 में, 1951 में। और 1951 में संविधान संशोधन करके एक नया शेड्यूल जोड़ा गया, वो कौन सा था, 9वां। वो कौन सा था, 9वां शेड्यूल। और किसके बारे में बात करता है, सुनो, ये बात तो बहुत सारी करता है यार, इसलिए तो मैं इसको छेड़ नहीं रहा हूँ। इसको थोड़ा सा पढ़ाऊंगा, फिर छेड़ूंगा अगली क्लास में, पूरा छेड़ दूंगा उसको, पूरा छोड़ छाड़ के छेड़ छाड़ के पूरा पढ़ा दूंगा, ठीक है। ये बात करता है यदि हमने इसके अंदर कुछ भी प्रोविजन डाल दिए तो आप उसके खिलाफ कोर्ट नहीं जा सकते। मतलब क्या नहीं हो सकता, उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती।
मतलब सरकार ने क्या कर दिया, यहाँ पर लिमिट कर दिया किसको, मौलिक अधिकार को। सरकार बहुत बड़ा खेल खेल गई यहाँ पर, है ना। उन्होंने क्या कर दिया, शेड्यूल लैंग्वेज, नए शेड्यूल जोड़ दिया भैया, यदि हमने उसमें कुछ भी ऐड कर दिया तो आपका आप उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते। वह इससे रिलेटेड क्या आएंगे, बहुत सारे केसेस आएंगे। जैसे मैं मेरे पास जो किताब है उसमें देखो, मैं आपको शॉर्ट में बढ़ा देता हूँ, इतना डिटेल में भी जाने दो। जैसे केस आएगा शंकरी प्रसाद वैसे इंडियन यूनियन, क्या आएगा इसमें, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सरकार चाहे तो संविधान में संशोधन कर सकती है और मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकती है। देखो क्या हुआ था, इनने भैया लिमिट कर दिया फंडामेंटल राइट को। शंकरी प्रसाद पहुंचे कहां पर, सुप्रीम कोर्ट। चलो केस सुन ही लो आप, वही कह तो छेड़ दे, तो छेड़ दे तो पूरा पार्ट्स पार्ट्स देखेंगे अभी ना क्लास में। पार्ट्स में जरूरी भी याद करना, ये याद जरूरी। देखो एक केस आता है शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये केस सुनो आप, बहुत मजेदार केस। हो गया, सरकार अभी भैया संशोधन कर दिया सरकार ने, मौलिक अधिकार को लिमिट कर दिया, शंकरी प्रसाद पहुंच जाते हैं सुप्रीम कोर्ट। पर सुप्रीम कोर्ट भी उस समय सरकार का पक्ष लेती है, क्योंकि देखो जो स्ट्रांग होता है उसका पक्ष ज्यादा स्ट्रांग रहता है। जैसे सरकार उस समय स्ट्रांग थी, पक्ष लेके बोला कि यार देखो सरकार के पास पार्लियामेंट है, संविधान ने पार्लियामेंट दी है उनको, तो पार्लियामेंट का यूज करके संसद क्या कर सकती है, संसद या सरकार क्या कर सकती है, संशोधन कर सकती है संविधान के अंदर और मौलिक अधिकार में। अब क्या हुआ ये, अब एक और नया केस आता है इसके बाद, गोलकनाथ केस सरकार कर देती है। मैं पढ़ाऊंगा उसका अलग से, बेसिक स्ट्रक्चर पूरा पढ़ाऊंगा ना, मूल ढांचा, मतलब जो, हाँ बेसिक स्ट्रक्चर बोलते हैं उसको इंग्लिश में, वही पढ़ाऊंगा आपको। इसमें बोलती है, इसमें सुप्रीम कोर्ट फैसला बदल लेती है भैया, फैसला ये बदल लेती है कि पार्लियामेंट भैया कोई चेंजेस नहीं कर सकती। अब देखो यहां पर, अब केस आता है 1967 में, गोरखनाथ केस कब आता है, 1967 में। और सरकार किसकी आने वाली, इंदिरा गांधी सरकार। सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया ऊपर, बोलने क्या बोला, किसका पास स्ट्रॉन्ग है, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया भैया कोई संशोधन नहीं कर सकते। वैसे उन्होंने कुछ उल्टा सुल्टा संशोधन करा था, इसलिए बाद में बोला हमने, तो इन्हें 24वां कर दिया। इंदिरा गांधी जी ने नहीं मानी भैया, 24वां कर दिया 1971 में। इनने 24वां संशोधन कर दिया 1971 में, बोल दिया कि हमें हमारे पास पूरा अधिकार है संशोधन करने का। मतलब हम संविधान के किसी भी पार्ट को चेंज कर सकते हैं। लो भैया कर ली बात। अभी मैं पढ़ाऊंगा डिटेल में, मैं बताऊंगा भैया कि कैसे क्या पूरा कंडीशन कैसे बनी, मैं भी आपको ऊपर ऊपर से पढ़ा रहा हूँ। फिर क्या हुआ, इधर केरल में केस होगा भैया केशव आनंद जी का। वहां पर क्या होता, उनकी जमीन थी, मटकी मिली हुई थी, उस पर सरकार विकास कार्य करने जा रही है। वो पहुंच गए कहां पर, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए तो सुप्रीम कोर्ट से बोला, साहब हमारे यहाँ पर मौलिक अधिकार का क्या हो रहा है, हनन हो रहा है तो पूरी तरह से। तो केशव आनंद भारती केस आता है एक 1973 में, मतलब सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट केस पूरे संविधान में, बहुत बड़ा बदलाव यहां से देखने को मिलता है। कब आता है ये, 24 अप्रैल। केशव आनंद भारतीय केस वेसेस केरल स्टेट, वेसेस केरल स्टेट, कब आता है ये, 24 अप्रैल 1973। 1973 सच में क्या होता है, इसमें सुप्रीम कोर्ट क्लियर बोल देती है, सुनो पार्लियामेंट, हाँ जी तुम्हें चेंजेस करना है तो करो, हमें कच्छु दिक्कत नहीं है। अच्छा खुश हो गए, मतलब मन में लड्डू फूटा, ऊपर से बोल दिया बट, लेकिन, किंतु, परंतु बेसिक स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस नहीं कर सकते। तो कंफ्यूज क्या होता है ये समझो, मैं आपको सिंपल भाषा में समझा देता हूँ। मान लो एक रूम है, ये रूम की 4 दीवारें हैं, इन 4 दीवारों को छोड़कर अंदर जो चेंजेस करना करो, बस 4 दीवार में कोई चेंजेस नहीं कर सकते आप लोग। ठीक है, चलो एक कॉल आने की वजह से, ठीक है, यानी आप इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते।
चलो ठीक, अब क्लियर है। तो मैंने क्या बोला आपसे कि केशव आनंद भारती केस आए, उन्होंने बोल लिया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला पार्लियामेंट सुनो, तुम चेंजेस कर सकते हो, लेकिन लेकिन बोलो बेसिक स्ट्रक्चर को टच नहीं कर सकते। टच करा तो मैं तुरंत उसको कैंसिल कर दूंगा जो भी तुमने चेंजेस करा। सर बेसिक स्ट्रक्चर क्या, मैंने क्या बोला 4 दीवार है, इन 4 दीवार के अलावा जो चेंज करना कर दो, लेकिन 4 दीवार नहीं, ये अनेक दीवार है। जैसे कुछ बेसिक स्ट्रक्चर बताइए, जैसे फंडामेंटल राइट वो सुनो, रूल ऑफ लॉ, जुडिशियल रिव्यू, पार्लियामेंट्री सिस्टम, डेमोक्रेटिक सिस्टम, सेपरेशन ऑफ पावर, इनमें आपको चेंजेस नहीं कर सकते। समझे आप? चलो फिर 1976 में सरकार ने वही 42 संविधान संशोधन करा और बहुत सारे सिविल राइट्स कम कर दिए। बट फिर बाद में क्या हुआ, मोरारजी देसाई सरकार आती है और वो संविधान संशोधन करती है और कुछ बड़े बड़े चेंजेस कर देती है। देखो क्या होता है, बेसिक स्ट्रक्चर कौन बताएगा, ये समय समय पर कौन बताती है, सुप्रीम कोर्ट बताती है। ठीक है, सॉरी डिस्टर्बेंस में क्लास में मोबाइल को साइलेंट करना भूल गया, और मोबाइल से रिकॉर्डिंग होती है पूरी, है ना, मोबाइल से कैमरे से सब रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। ठीक है, छोड़ो उसको। चलो ये था पूरा हमारा नवा शेड्यूल। नवा को मैं एक बार पढ़ाऊंगा पूरा डिटेल में। ठीक है, अभी मैंने थोड़ा सा मोटा मोटा ऊपर ऊपर से बता दिया है, आधे कहानी आई होगी, समझ में आई होगी, आधी नहीं होगी, मुझे पता है। इसको मैं अलग से डिटेल में लूंगा एक बार। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी चीजें मुझे बतानी है, क्योंकि क्या होता है ये चीज ऐसी है कि इसको आधा अधूरा बताओगे तो कुछ समझ में नहीं आएगी। आधा अधूरी चीजें थी, नवा शेड्यूल सिर्फ नवा, बाकी सब डिटेल में आप समझते नवा 10। अब अभी क्या हो रहा है, देखिए जो भारत के अंदर संसद है वो अनस्टेबल हो गई है। मतलब सरकार आई जा रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इधर से उधर जा रहे हैं। तो उसको कंट्रोल करने के लिए राजीव गांधी जी सरकार आई, मतलब आई थी उनकी सरकार, उन्होंने बहुत बड़ा बदलाव करा इन चीजों में। वो लेकर आए एक नया संविधान संशोधन। कौन सा लेकर आए, वो लेकर आए 92वां संविधान संशोधन। कौन सा, 92वां संविधान संशोधन लेकर आए। और 92वां संविधान संशोधन करके उन्होंने